पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त बबीता जैन। दोस्तों, हम अपने हर एपिसोड में आपको एक से एक हस्तियों के बारे में बताते हैं, जिनमें से कई अपने देश की और कई विदेश की महत्वपूर्ण हस्तियां होती हैं। हमारे ये हीरो हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ऐसे ही आज हम अपने देश के सितारों में से एक सितारे का जिक्र आपसे कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सोच और अपने कर्म से देश को ऐसी दिशा दी जिसका हमारे देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, आज हम स्मरण कर रहे हैं अपने देश के तीसरे राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जिनकी आज जयंती है। उन्होंने 10 वर्ष में अपने पिता और 14 वर्ष में अपनी माता जी को खो दिया था। अपना बाल्यकाल बगैर माता पिता के बिताने वाले बालक हुसैन ने अपने बल और लगन से न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च पद को भी सुशोभित किया। 8 फरवरी 1897 में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से की और बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है, से शिक्षा प्राप्त की। ये वही जगह थी जहां से उनके जीवन में सुधारवादी राजनीतिज्ञ का रूप सामने आया। एक राजनीतिज्ञ के अलावा वो शिक्षा के प्रति भी समर्पित थे और उनके प्रयासों से एक शिक्षण संस्थान का जन्म भी हुआ, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1920 में नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में हुई। 10 साल बाद ये जामिया नगर में अंतरित हुई और आज ये एक प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानी जाती है। ये वो समय था जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था और वो शिक्षा को आजादी प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। यहीं से वो नायक के रूप में उभरे। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने महात्मा गांधी और हाकिम अजमल खान साहब की शिक्षाओं का प्रसार किया। हमारी एकता वो एकता है जो एक बाग में होती है, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। एक गुलदस्ते की होती है, जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं। एक हार की एकता है, जिसमें तरह तरह के फूल पिरोए जाते हैं, लेकिन एक रस्सी में, एक तागे में होते हैं। उनमें से हर एक अपनी खूबसूरती हार को देता है, उनमें से हर एक अपनी खूबसूरती गुलदस्ते को देता है, उनमें से हर एक अपनी खूबसूरती और अपनी सुगंध चमन को देता है, बाग को देता है। वो एकता हमारी एकता है। उन्होंने कहा था, मुसलमान रखकर हिंदुस्तान का सेवक बनाना और हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने के काम में लगाना। यही मैं आज आपसे कहता हूँ। आपका धर्म कोई हो, आपकी भाषा कोई हो, आप रहने वाले कहीं के हों, आप जो हैं वो जरूर रहिए, उसमें पक्के हो जाइए, अच्छे हो जाइए, उसको पूरा अपने ऊपर ओढ़िए। अगर आप मजहब रखते हैं तो उस मजहब को पूरा ओढ़िए, अगर आप बेमजहब हैं तो उसको पूरा ओढ़िए। हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बनिए, मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बनिए, सिख हैं तो अच्छे सिख बनिए और उस अच्छाई की सारी खूबी अपने देश को दीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चुने गए और यहाँ उन्होंने कई शिक्षकों का ग्रुप बनाया जो अविभाजित भारत का समर्थन करता था। उनका ये योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 13 मई 1967 देश के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के पहले मुस्लिम और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान विभूतियों की परंपरा में तीसरे राष्ट्रपति बने।
वो इस पद पर 2 वर्ष तक बने रहे, लेकिन 3 मई 1969 को काल के क्रूर ग्रास ने इस महान विभूति को देश से छीन लिया। आज उनकी जयंती पर उनकी महान परंपराओं को याद करते हुए इस महान विभूति को कोटि कोटि नमन। Born to be remembered. Born to be remembered. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। श्रोताओं, अगर कोई व्यक्ति अपनी लुभावनी आवाज और भावों की गहराइयों के अंदाज से आप सभी के मन को जीत ले तो उस व्यक्ति के गले में जरूर ही कोई दिव्य शक्ति मौजूद होगी। अगर हम हिंदुस्तान में गजल की बात करें तो सबसे पहले ये शख्स हमारे जहन में आते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह की, जिनकी आज जयंती है। जगजीत सिंह की गजलें और नज़में होठों पर कुछ इस तरह बैठ जाती हैं कि हम खुद को उन्हें गुनगुनाने से रोक नहीं पाते। जगजीत, जिनके नाम का मतलब ही जगत को जीत लेने वाला है, सच में अपनी मधुर आवाज से पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रोताओं को कायल बना दिया। जगजीत सिंह जी का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर शहर में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर कर रहे जगजीत सिंह के पिताजी चाहते थे कि वो IAS की परीक्षा दे, लेकिन जगजीत सिंह का ध्यान केवल गायन में केंद्रित था। वो बचपन में गुरुद्वारे में भजन गाया करते थे। संगीत का प्रशिक्षण उन्होंने पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद में महारत हासिल की। गायन में उनका हुनर और रुचि देखकर उनके पिता ने खुशी से उन्हें इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मी, गजल जो है वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है उर्दू में, जिसके कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं। जैसे एक मीटर रहता है गजल में, वो मीटर हर शेर में होना चाहिए। उसके बाद रदीफ रहता है, काफिया रहता है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर मक्ता होता है, मतला होता है। और गजल में एक बात और है कि हर शेर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है। मेरी कोशिश यही रही है कि जो वर्ड्स हैं वो उभर के आए, उनमें जो इमोशंस हैं वो जिसको जबान नहीं भी समझ आती वो भी समझ जाए कि क्या कहना चाहता है। तीसरा, उसकी जो डेकोरेशन है पोइट्री की या म्यूजिकली ट्रीटमेंट जो उसका है, मेरी कोशिश रही है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज करें। जो आजकल साइंस ने जो तरक्की की है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं, नई नई मशीनें निकाली हैं, नए मिक्सर निकाले हैं, नए इफेक्ट निकाले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। 1965 में जगजीत जी संगीत की दुनिया में अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबई आ गए। हर कलाकार की तरह उन्हें शुरू में संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहाँ गायन की शुरुआत शादियों और विज्ञापन के जिंगल्स गाके की। ये 1970 का वो दशक था जब गजल की दुनिया उसके बेताज बादशाहों जैसे नूरजहां, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर और मेहंदी हसन से सराबोर थी। इसी दौरान जगजीत सिंह ने अपनी पहली एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स प्रदर्शित करने का जोखिम उठाया, मगर जगजीत जी की ताजा और दिलकश आवाज ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस एल्बम की हजारों कॉपियां बिकी और जगजीत जी की पहली एल्बम से उनके प्रशंसकों की लड़ी लग गई। जब हमने शुरू किया था उस वक्त थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल जिसको कहना चाहिए गायकी थी, मोर क्लोज टू ठुमरी या क्लासिकल स्टाइल। बेगम अख्तर थी, तलत महमूद तो फिल्मी स्टाइल में गजल गाते थे, सैगल भी फिल्मी स्टाइल में। बाकी जो नॉन फिल्म सिंगर्स थे जैसे बेगम अख्तर वगैरह, उनकी अपना स्टाइल था, जैसे फरीदा खानम और बेगम अख्तर। फिर मेहंदी हसन साहब आए सीन पे, उन्होंने पूरे डिसिप्लिन्ड सिंगिंग शुरू की, कुछ नॉनसेंस नहीं सिंगिंग में, पूरी डिसिप्लिन्ड सिंगिंग थी। और पोइट्री का उनका जो सिलेक्शन वो भी बड़ा अच्छा था और रेंडरिंग बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया अपना
जो कि बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और उसके बाद फिर हमने सबकी जो अच्छाइयाँ थी वो चुन चुन के सिलेक्ट की हैं, उनको कोशिश की है अडॉप्ट करने का, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोच समझ के मैंने ये गजल को चुना था। इसी दौरान वो चित्रा नाम की गायिका से मिले, जिनके साथ वो 2 साल बाद विवाह के बंधन में बंध गए। साथ में मिलकर उन्होंने कई रूहानी और मधुर गजलें गाईं। 1990 में जगजीत और चित्रा सिंह की जिंदगी में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसने इस जोड़ी की खुशहाल जिंदगी को झकझोर कर रख दिया और चित्रा जी ने संगीत की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले ली। बियॉन्ड टाइम एल्बम पर काम करने के दौरान 28 जुलाई के दिन उनके बेटे विवेक की एक दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। समवन समवेयर एल्बम उन्होंने अपने स्वर्गीय बेटे को समर्पित की और ये चित्रा जी की गाई हुई आखिरी एल्बम थी। हर गुजरते दिन के साथ जगजीत सिंह जी की लोकप्रियता दर्शकों के बीच बढ़ती गई और वो दिन दूर नहीं था जब उन्हें द गजल किंग की उपाधि मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगजीत सिंह जी ने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए जो दर्शकों द्वारा बहुत सराहे गए। फिर चाहे वो फिल्म साथ साथ का तुमको देखा तो ये ख्याल आया हो, उनकी सम्मोहक आवाज ने इन गानों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। जगजीत जी ने 10 अक्टूबर 2011 को मुंबई में अपनी आखिरी सांसें भरी। ब्रेन हेमरेज से हुई उनकी आकस्मिक मौत ने उनके प्रशंसकों को हिला कर रख दिया। चलिए आज उन्हीं की गाई हुई एक गजल सुनकर हम जगजीत सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति की कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो वास्तविक संसार से अपनी कल्पनाओं के सहारे काफी आगे जा सकता है। श्रोताओं, यही तो कल्पना का कमाल है। जब किसी चीज की कल्पना की जाती है तो मानव उस चीज को पाने के लिए प्रयास करता है और कभी कभी उसे सफलता भी मिल जाती है। आज दुनिया में जो प्रगति हुई है ये पिछली 2-3 सदियों में वैज्ञानिकों के प्रयासों से ही हुई है। आज हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं एक ऐसे लेखक की जिसने अपने जीवन काल में विज्ञान की काल्पनिक कहानियां और पुस्तकें लिखकर अपने पाठकों को रोमांचित किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जूल्स वर्न की, जिनका जन्म फ्रांस में 8 फरवरी 1828 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपनी पिता की इच्छा के अनुरूप कानून का अध्ययन करने फ्रांस चले गए। पेरिस में रहते हुए उन्हें थिएटर के प्रति आकर्षण पैदा हो गया और वो नाटक और ड्रामा लिखने लगे। वो पूर्णतया लेखन में व्यस्त हो गए। उन्होंने नाटक मंडली का गठन कर नाटक खेले, लेकिन इससे उन्हें इतनी आय नहीं हुई कि उनका जीवन यापन हो सके। इसके लिए उन्होंने स्टॉक ब्रोकर का काम किया, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आ गई। इसी दौरान 1857 में उनकी पुस्तक ला सलोन डे प्रकाशित हुई। हालांकि उनकी प्रारंभिक पुस्तकों में प्रकाशकों ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 1863 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 5 वीक्स इन अ बलून ने पूरा दृश्य ही बदल दिया। इस पुस्तक को काफी प्रशंसा मिली। और जूल्स एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में स्थापित हो गए।
और इसी दौरान उनकी कुछ वैज्ञानिकों से मित्रता हो गई और उनसे प्रेरित होकर वो विज्ञान के आधार पर लिखने लगे। जूल्स वर्न और उनकी पत्नी सैर सपाटे के बहुत शौकीन थे और इसी शौक के चलते उन्होंने एक समुद्री जहाज खरीदकर देश विदेश की काफी यात्राएं की। Jules Verne was the father of science fiction, the real deal, the hard sci-fi that's about doing stuff, going places, things. He had ideas that really weren't realized until the 20th and 21st centuries, and he was able to use the language of the day and the technology of the day to simulate those achievements. It's really incredible. Verne was enmeshed in the technology of his own time. He took ideas that had never been realized and he put them together in exotic places. उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें 20,000 Leagues Under the Sea, The Adventure of a Special Correspondent और Dick Sand, A Captain at 15 काफी प्रसिद्ध थी। When you read Jules Verne From the Earth to the Moon, it's downright spooky. It's eerie. To within 10% accuracy, he got it right. He got the size of the capsule correct. He said it would take 3 days to go to the moon. I mean, how did he do that? He not only nailed where we would launch from within 50 miles, that it would be Americans, that they'd set up a facility in southern Florida. He had the reasons right, the orbital reasons right. He had them splash down in the ocean, recovered at sea. कुल मिलाकर उन्होंने 70 के करीब पुस्तकें लिखी, जिनमें सैकड़ों चरित्र और हजारों काल्पनिक खोजें थी, जो तब तक अस्तित्व में नहीं आई थी। इन्हीं कारणों से उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता था। वो अगाथा क्रिस्टी के बाद दूसरे लेखक थे जिनकी पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ। आज उनकी जयंती पर इस रोचक लेखक को नमन। Born to be remembered. Born to be remembered. हम इतना सब जो काम करते हैं ना, वो क्षण भंगुर है और अधिकतर भुला दिया जाता है। ये खुशी की बात है कि यदि मेरा काम लोगों की याद में हमेशा के लिए बस जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये उस शख्स का कहना है जिनका काम पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद भी किया गया और आगे चलकर भी भुलाया नहीं जाएगा। जिनका आज जन्मदिन है वो है अमेरिका के सबसे बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा वादकों में से एक जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स हॉलीवुड की फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर और समारोह संगीत की रचना करने के लिए जाने जाते हैं। वो एक प्रख्यात कॉन्सर्ट कंडक्टर भी हैं। जॉन विलियम्स का जन्म 8 फरवरी 1932 को न्यूयॉर्क में हुआ था। कुछ समय बाद उनका परिवार लॉस एंजलिस चला गया। वहाँ पर उन्होंने कंपोजिशन का प्रशिक्षण लिया और यूएस एयरफोर्स में कुछ समय सेवा करने के बाद वो दोबारा न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने मैडम रोजीना लेविन से पियानो की तालीम ली। एक जैज पियानिस्ट के रूप में जॉन न्यूयॉर्क के क्लबों में काम किया करते थे। कुछ समय बाद हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने वो दोबारा लॉस एंजलिस आ गए, जहां उन्होंने कई टीवी सीरियल्स के लिए संगीत की रचना की, जिसके लिए 60 के दशक में उन्होंने 2 एमी पुरस्कार भी जीते। फिल्मों में उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की अधिकतर फिल्मों जैसे हाल ही में प्रदर्शित हुई लिंकन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स में संगीत दिया है। And the Oscar goes to John Williams for Schindler's List. I want to thank for his friendship and support Ken Weinberg and for their great artistry, Itzhak Perlman and the Boston Symphony Orchestra, and for a man who always makes work fun and is a seeming
unending source of inspiration, Steven Spielberg. Thank you. सन 2000 में अमेरिका के शो वेस्ट कन्वेंशन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ऑनर्स ने उन्हें माएस्ट्रो ऑफ द ईयर उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को समर्पित लिबर्टी फैनफेयर संगीत और 1987 के समर ओलंपिक्स के लिए वी आर लुकिंग गुड की रचना की। जॉन विलियम्स को अमेरिका के 14 विश्वविद्यालयों से संगीत में सम्मानार्थ उपाधि हासिल है। जॉन के नाम अनगिनत इनाम लिखे हैं, जिनमें से मुख्य हैं 5 अकेडमी अवार्ड्स, 3 एमी अवार्ड और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो अब अपनी इस प्यारी सी दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।